नमस्कार, मैं संजना ठाकुर और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं धर्मपाल चौधरी जी, जो कि वाइस चेयरमैन जिला परिषद कुरुक्षेत्र से है और ये भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास इंटरव्यू सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में आप बैठे हुए हो। सर, जैसे आप अभी जिला परिषद के पद पे बैठे हुए हो, तो आपने जो लाइफ है वो किस तरह से, मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि आप मतलब इस फील्ड में जुड़े? देखिए, समाज में कुछ नैतिक जिम्मेवारियां होती हैं इंसान की, जिनको लेकर वो सदा चलने का काम करता है। हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो दायित्व बनता है वो समाज के ऐसे पहलुओं को उजागर करने का और उनके आगे बढ़कर उनमें सुधार करने का भी बनता है। तो निश्चित तौर पर जब हम अपने जीवन शैली में सबकी मदद का काम करते हैं, समाज हित के काम करते हैं, तो ये राजनीति के माध्यम से आप ज्यादा सुनियोजित तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सरकार की बहुत से लाभ है, ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसे बहुत से जो ग्रामीण अंचल में जाकर हम उनको समाज को सुपुर्द करने का काम कर सकते हैं। इसलिए जिला परिषद के माध्यम से मैं आज भारतीय जनता पार्टी में रहकर और कुरुक्षेत्र जिला परिषद का वाइस चेयरमैन होने के नाते लोगों से जुड़कर चल रहा हूं, लोगों की समस्याओं का समाधान करके चल रहा हूं और लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम कर रहा हूं। तो सर, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करते हो आप? या जी नहीं, मेरे पिताजी किसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारा परिवार, मेरे दादाजी, हम पुश्तैनी किसान का मैं बेटा हूं। परिवार में मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करके, क्योंकि जिस तरह की जद्दोजहद हमने अपनी जिंदगी में देखी, अपने जीवन में देखा, उस जद्दोजहद को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं लोगों को उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करूं, लोगों को आसान राह दिलाने में उनकी मदद करूं, लोगों को सरकारी स्कीम्स और उनके आने वाले भविष्य के लिए नौजवानों के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी पे काम करूं। ये मेरी विचार है। सर, जैसे आपने अभी नौजवानों की बात की, तो आजकल का जो युवा है वो मुझे लगता है कि नशे की तरफ ज्यादा चले गया है। तो आप नए युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि जिस तरह से वो हमारी राजनीति में आए, हमारी राजनीति को बढ़ावा दे? देखिए, मैं क्रीड़ा भारती का जिला अध्यक्ष हूं और वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी जिला अध्यक्ष हूं। हमारी क्रीड़ा भारती के माध्यम से एक कोशिश रहती है कि हम पूरे जिले के उन युवाओं को उसके साथ जोड़े जो खेल के मैदान में आना चाहते हैं, जो अलग अलग एकेडमियों से जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स के माध्यम से अलग अलग खेल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास करके उनको ग्राउंड तक लेकर आने का काम करते हैं, उन एकेडमियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और ऐसे लोगों के बीच में रहकर, ताकि वो आने वाले समय में अपने भविष्य को बेहतर बना सके और स्पोर्ट्स से अपना और अपने देश का नाम ऊपर कर सके, ऐसी प्रेरणा और ऐसा साथ देने का काम करते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले। आज कुरुक्षेत्र में सुरेंद्र पालड़ जी एक ऐसे हॉकी के खिलाड़ी हैं जो वाइस कैप्टन इंडिया के रहे हैं, ओलंपियाड रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में मनोज बॉक्सर जैसे अर्जुन अवार्डी रहे हैं, जिनकी आज यहाँ एकेडमी भी चलती है। कुरुक्षेत्र में चौधरी दलेल सिंह जी अर्जुन अवार्डी और बहुत लंबे समय इंडिया के वॉलीबॉल के कैप्टन रहे हैं। मेरे गांव से राज सिंह जी अंतरराष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं। तो ये हमारी जो कोशिश है, ये कहीं ना कहीं उन युवाओं को सही दिशा देने का काम कर रही है और निश्चित तौर पर युवा आज सरकार के जो प्रोत्साहन से, सरकार की जो फैसिलिटी से आगे बढ़कर आया है। वो खेल के माध्यम से अपना भविष्य संवारना चाहता है, नशे से दूर रहकर वो काम करने के लिए इच्छुक है और हम उसके साथ दिन रात खड़े हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके जो फैमिली है वो फार्मर है ना, तो कभी उन्होंने आपको रोका हो कि हम लोग
आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कुछ और है और आप अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। मेरे ताऊ जी एक सामाजिक व्यक्ति थे, चौधरी दलेल सिंह जी। उनके साथ चल के मैं राजनीति की तरफ मुंह किया मैंने, और उनकी उंगली पकड़ के राजनीति में पार्टियों में जाना, मीटिंगों में जाना, इलेक्शन में कैंपेन करना, रैलियों में जाना। और जब उस जद्दोजहद में मैंने आम व्यक्ति के जीवन को देखा तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जो इनकी राह आसान हो। और युवा होने के नाते मैंने उस राह को चुना और मेरे परिवार ने पूरा, मेरे गांव ने पूरा मुझे सपोर्ट किया और पूरे इस एरिया ने 22 गांव जिला परिषद वार्ड नंबर 11 के मेरे 22 गांव वार्ड नंबर 11 में आते हैं। आज बहुत अच्छा भाईचारा, सर्व समाज से भाईचारा, 36 बिरादरी के लोग साथ मिलकर, क्योंकि मेरा तालमेल सबके साथ एक राजनेता का नहीं है, पारिवारिक है, एक भाईचारे का है। मैं जहां भाई की जरूरत है भाई बनकर, जहां बेटे की जरूरत है बेटा बनकर, जहां साथी की जरूरत है साथी बनकर, और जहां चौकीदार की जरूरत है तो चौकीदार बनकर अपने इस क्षेत्र में काम करने के लिए दिन रात लगा रहता हूं। क्योंकि हम देखते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो न थकते हैं, न रुकते हैं, न झुकते हैं, तो चलते हैं, देश को बढ़ाते हैं। और आज पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। ये ऐसी शान और शौकत से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में दिया जाता है। दिन रात जो काम करने वाले व्यक्ति, उनको देखकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी किस तरह से आज दिन रात एक किसान का बेटा होकर पूरे प्रदेश की सेवा करने का काम कर रहे, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में रहकर और ऐसे नेतृत्व के साथ काम करना, ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो आपने बात कही कि जितने भी लोग आपके आसपास है उनसे आप अपना भाईचारा निभा रहे हो, किसी का बेटा बन के आप काम कर रहे हो। क्या आपको कभी इसमें कोई परेशानी आई? क्योंकि अब हम जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहां पर बीजेपी के लोग भी होंगे, वहां पे कांग्रेस के लोग भी होंगे और वहां पे अन्य पार्टी के लोग भी होंगे, तो आप उन लोगों से किस तरह से डील करते हो? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो बोलती है कि ये बीजेपी के लोग हैं और ये कांग्रेस के लोग हैं, तो उससे आपने किस तरह से डील किया? जिस तरह से जीवन में हर व्यक्ति कुछ सिखा कर जाता है और आपकी मेहनत और आपका परिश्रम आपको आगे बढ़ाता है, तो निश्चित तौर पर अगर आप धैर्य के साथ चलेंगे, सच्ची नीयत से चलेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। और उन लोगों का साथ भी मिलेगा जो आपके चाहते हैं, जो प्यार करते हैं आपसे, और उन लोगों का एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो आपकी राह में कांटे बनकर आपको रोकने का काम करते हैं। हमें जीवन का हर पल सिखाने का काम करता है, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी नीयत, हमारे लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य, काम के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा, ये हमें सफलता दिलाकर ही रहती है। यही मेरा मानना है। जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा तो आपकी जिंदगी में किस तरह की परेशानी आई? मैंने पहली बार चुनाव लड़ा तो चुनाव के असली मायने समझ में आए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। धरातल पे मैंने ऐसी ऐसी कठिनाइयां, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, जीवन में ऐसी ऐसी सच्चाइयां देखने को मिली, उससे निश्चित तौर पर अपना दृढ़ संकल्प और मजबूत किया कि धैर्य रखकर आज भले ये लोग मेरे साथ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मेरे साथ होंगे। ये हम पर निर्भर करता है। और वो वक्त आया, उन लोगों ने फिर साथ दिया और बुलंदियां छूने का काम किया और पूरे कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े मार्जिन से और अच्छी वोट लेकर जीताने का काम किया। पहली बार जीतने पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, पहली बार जीतने पे चुनौतियां भी रहती हैं और चुनौतियों के साथ जीवन में एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ चलते हैं और हमें एक जिम्मेवारी दे दी जाती है, तो हमें पक्ष विपक्ष सबका सुनना पड़ता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज में वो काम करने पड़ते हैं जो हमें और हमारे समाज को और इस पूरे कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी सच्ची सोच के साथ, ऐसे अच्छे लोगों के साथ और
ऐसे विकास के नए मॉडल और अपने कर्तव्यों के प्रति कि कहा मैंने किस समय पे क्या काम करना है, ये जिम्मेवारी को समझते हुए हमने लगन से काम किया, मेहनत से काम किया और उस मेहनत का परिणाम आने वाले समय में मिलेगा, ये सोचकर दिन रात उसी सेवा में लगे रहते हैं कि समाज में अगर हम पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा और बदलाव के साथ तरक्की और आने वाला भाईचारा और ये समाज खुशहाल रहेगा। तो सर, जैसे आप अभी एक चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा और जो आपका काम है वो मुझे लगता है कि फैमिली से ज्यादा तो नहीं हो सकता, पर आप ये चीजें किस तरह से हैंडल करोगे कि एक तरफ आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और जिस कुर्सी पर आप हो, जिस ओहदे पर आप हो, कहीं ना कहीं वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो जिम्मेवारी है, वो अनेकों ऐसे सुलझे हुए और अनेकों तरह के अलग अलग पैमाने के पॉलिटिशियन से आप मिलकर रूबरू आपको पता चलता है। परिवार को भी इस चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब व्यक्ति समाज का हो जाता है, और जो व्यक्ति समाज का हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसको अपने सुख, उसको अपने साधन संसाधन इनको छोड़कर और परिवार को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कराकर समाज के दायित्व को पहले निभाना पड़ता है। मैं भी इन चुनौतियों से गुजरता हूं। मेरे परिवार में भी ऐसी इच्छाएं होती हैं कि मैं हर फंक्शन में रहूं, लेकिन नहीं रह पाता, पर वो समझते हैं और मैं धन्यवादी हूं अपने परिवार का जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की अच्छी लगन, सच्ची निष्ठा और उसके कर्तव्य और उसकी जिम्मेवारियां और लोगों के प्रति उसकी इच्छाएं, ये सब उस वक्त ज्यादा उजागर हो जाती है तब आप किसी पद पर रहते हैं, और पद पर रहकर समाज के दायित्व और अपने कर्तव्य पहले होते हैं, परिवार बाद में होता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हो और आपके अंडर जो कई सारे वार्ड आते हैं, तो अब हर व्यक्ति तो एजुकेट नहीं है। अभी भी हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते और कई ऐसे भी लोग हैं जिसको गवर्नमेंट की स्कीम्स तक नहीं पहुंचती। उन बेचारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आ रही है या फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फायदा होने वाला है। तो आप अपने वार्ड में या आप अपने जिला में इन सब चीजों को किस तरह से लोगों तक मतलब बताते हो, उन तक ये चीजें पहुंचाते हो? देखिए, ऐसी चुनौतियां रहती हैं। आज दिन में हमारी जिला परिषद की मीटिंग थी और पूरे जिले के अधिकारी बीडीपीओ, डीडीपीओ, एसडीओज और पंचायत सेक्रेटरी, ऐसे सभी अधिकारी आए हुए थे और कुछ विषयों पर ऐसी चर्चा चल रही थी। ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं बहुत जोर लगाना पड़ता है धरातल तक चीज को पहुंचाने में, लेकिन आज सरकार की जो स्कीम्स है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम आवास योजना जो लागू करने का काम किया, सीएम आवास योजना जो लागू करने का काम किया, 31 मार्च तक वो पोर्टल खुला है, उस पे हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जितने जरूरतमंद लोगों के हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा और उनके जीवन सुखमय होगा। ये सारा पैमाना हमने बैठ के तय किया है। बीडीओ सभी पंचायत सेक्रेटरीज की मीटिंग लेंगे, गांव में मुनादी कराई जाएगी, उसके जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा और मॉनिटरिंग की जाएगी उसकी, कि जहां जहां तक हर व्यक्ति तक हम ये बता सकें कि कोई भी जिसको इसकी जरूरत है वो इससे अछूता ना रहे। ऐसी गवर्नेंस देने के लिए हमें टाइम टू टाइम रिव्यू मीटिंग और साथ में उन अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर फील्ड में उतरना होगा, तभी जो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं उनका आम आदमी तक लाभ पहुंचने का काम होगा और यही हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। सर, जो आपने पीएम आवास योजना की बात की, वो जो ऑफर दिया है सरकार की तरफ से वो बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है कि जो लोगों को जरूरत है इन चीजों की, आवास योजनाओं की, लोगों के पास घर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो योजना सरकार ने बनाई है ये एग्जैक्ट सही लोगों तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सही लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि देश में जो क्रांति आई है, जो आईटी के माध्यम से माननीय
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है, जो हर चीज का पोर्टल तय करके और पोर्टल के आधार पर आप जो पैरामीटर लेकर आ रहे हो और जो इंफॉर्मेशन आप उसमें फिल करने का काम करेंगे, तो कंप्यूटर भेदभाव नहीं करता, पोर्टल भेदभाव नहीं करता, वो अगला पिछला मेरा तेरा नहीं देखता, वो पैरामीटर देखता है। जो एलिजिबल है तो निश्चित तौर पर उसको वो लाभ मिलेगा। कभी हमारे देश में बड़े लीडरों ने एक बयान दिए थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए जाने के धरातल पर काम होता है। आज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में, माननीय नायब सैनी जी के राज में ये कह सकते हैं कि अगर 100 रुपए कहीं से क्लिक होते हैं तो निश्चित तौर पर वो सवाया होने का काम करते हैं, क्योंकि जब 100 रुपए सही समय पे लगेंगे तो वो सवाया रुपए का काम करने का काम करेंगे, और ये हो रहा है। और ये जानकारी हम जैसे प्रतिनिधित्व की, सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव की, हर जिम्मेवार व्यक्ति की बनती है कि हम समाज में जो जो जहां जरूरत है, अंत्योदय स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी जिम्मेवारी है और हम बखूबी उसको कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हर नुमाइंदा उसको पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। सर, आपने बात की कि आप कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या, मतलब ऐसी क्या चीजें कर रहे हो जिससे कुरुक्षेत्र जो एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे? देखिए, हजारों लाखों वर्षों पहले से कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल लेवल पे है। जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जब यह धर्म और अधर्म की लड़ाई में न्याय को चुना गया था, तो आज उस गीता के उपदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाया गया है। और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र की एक शान बनकर यहां पर बहुत बड़ा त्योहार हर साल मनाया जाता है और बहुत लंबे समय मनाया जाता है, उसमें हर साल कोई देश हमारा पार्टनर होता है और कोई स्टेट हमारा पार्टनर होता है, और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं और वो एक नजारा देखने को मिलता है। आज बड़े बड़े संस्थान यहाँ आ रहे हैं, आज बड़े बड़े टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म के लोग पूरे विश्व से यहाँ आ रहे हैं, और उसी के चलते देश और प्रदेश की सरकार ने ठाना है कि कुरुक्षेत्र को और विकसित करके, कुरुक्षेत्र को और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करके, कुरुक्षेत्र को और ज्यादा इस तरीके से अतिथि देवो भव के आगमन के साथ तैयार करके, ताकि हम आने वाले उन अतिथियों का स्वागत करके और उनकी मनमोहक चीजें यहाँ यादगार हों और वो पुराने समय की चीजें संस्कार के साथ यहाँ दिखे, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो नैतिक जिम्मेवारी हमारी जो है, हम उसको बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी चीजें बता दी। जैसे कि हम सब ने देखा कि डीपी सर ने हमें बहुत सी चीजें बताई कि किस तरह से पीएम की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, और किस तरह से हम कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे, और किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल किए और आज जहां पर ये है, उसके लिए इन्होंने अपनी जिंदगी में कितने सेक्रीफाइस किए।